स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पे आपका स्वागत है। पहली बार स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आपका अब टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम यूपी RO यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2017 जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसका शॉर्ट पेपर है। 2017 का शॉर्ट पेपर है 2017 का शॉर्ट पेपर है इसके ऊपर वीडियो बना है। आज का अप्रैल 2000 सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए उससे सही उत्तर सुनिए। सूची एक आचार्य, सूची दो सिद्धांत, लकुलिस, आजीवक, नागुर्जन, शून्यवाद, भद्रभाव, पाशुपति, गोसाल, जैन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 3, 2, 4, 1। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर। सही सुमेल है इस प्रकार लवलेश, पाशुपति, नागुर्जन, शून्यवाद, भद्रभाव, जैन, गोसाल, आजीवक। प्रश्न नंबर 2, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ए त्रिपिटक, बी बुद्ध धम्म संघ, बी शील समाधि संघ, डी सत्य अहिंसा करुणा। सही उत्तर ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न और त्रिपिटक का विशेष महत्व है। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं, जबकि त्रिरत्न में बुद्ध धम्म एवं संघ शामिल है। हालांकि त्रिरत्न जैन धर्म से भी संबंधित है, जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सम्मिलित नहीं है? अभिलेख और शासक, नासिक, गौतमीपुत्र, हाथीगुम्फा, खारवेल, भीतरी, पुलकेशिन द्वितीय, गिरनार, रुद्रदामन प्रथम। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भीतरी, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अभिलेख शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र से संबंधित है। हाथी गुम्फा खारवेल से, भीतरी स्कंदगुप्त से, गिरनार रुद्रदामन प्रथम से। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए गोपाल, बी देवपाल, सी महिपाल, डी धर्मपाल प्रथम। से धर्मपाल। सही उत्तर ऑप्शन डी धर्मपाल। पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र और योग्यतम उत्तराधिकारी धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के मध्य शासन किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी और परम सौगत की उपाधि धारण करने वाले धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च से 200 गांवों को दान में दिया था। 11वीं शताब्दी के कवि सोढल ने उदय सुंदरी कथा में उसे उत्तरापत स्वामी कहा है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर उत्तर चुनिए। विद्याधर, गंग, यशोवर्मा, कीर्ति वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यानी 3, 2, 1, 4। सबसे पहले आता है यशोवर्मन 930 से 950 ईस्वी। फिर धंग आता है 950 से 1002 ईस्वी। विद्याधर 1019 से 1029। कीर्ति वर्मा 1060 से 1100 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 6, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वरा की थी? ए वत्सराज, बी नागभट्ट, सी द्वितीय, सी मिहिर भोज, डी नागभट्ट प्रथम। सही उत्तर ऑप्शन सी मिहिर भोज। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज ने लगभग 50 वर्ष 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया। वैष्णव उपासक भोज प्रथम ने अपने सिक्कों पर आदि वरा की उपाधि का अंकन करवाया था। अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा प्रेत में मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। प्रश्न नंबर 7, मध्यकालीन भारत से है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ए पहली घटना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। दूसरा अफगानपुर षड्यंत्र। तीसरा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। चौथा तराइन का द्वितीय युद्ध। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यानी 4, 3, 2, 1। सबसे पहले आता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। फिर आता है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी। फिर अफगानपुर षड्यंत्र 1325 ईस्वी। फिर आखिरी में आता मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण 1327 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1, रणथंभौर कर्णदेव, चित्तौड़ राजा राय रामचंद्र, देवगिरी हमीरदेव, गुजरात राणा रतन सिंह। सही उत्तर ऑप्शन डी यानी 3, 4, 2, 1। इसकी आंसर देखते हैं अब।
रणथंभौर, हमीरदेव चित्तौड़, राणा रतन सिंह देवगिरी, राजा राय रामचंद गुजरात, कर्णदेव। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है? ए यात्री गिरिदेश, इब्नी बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक तुर्की, नूनीज पुर्तगाल। सही उत्तर ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक तुर्की। इसकी व्याख्या देखते हैं, यात्री इब्नी बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक ईरान, नूनीज पुर्तगाल। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह। सही उत्तर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी व्याख्या देखते हैं, कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर कृषि को प्रोत्साहन हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना दीवाने अमीर कोही के नाम से की थी। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ओलूक खां भी था। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया। मध्यकालीन सुल्तानों में यह सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसने स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? ए मोइनुद्दीन, बी फरीदुद्दीन, सी निजामुद्दीन औलिया, डी नासिरुद्दीन। सही उत्तर ऑप्शन डी नासिरुद्दीन। प्रसिद्ध चिश्ती संत और तौहीद इलाही के रचनाकार नासिरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है, जबकि निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही, बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गंजे शकर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्ती परंपरा की नींव डाली। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चला? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। सही उत्तर है बी बाबर। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया था। उल्लेखनीय है कि बाबर ने पानीपत विजय की स्मृति में प्रत्येक काबुल वासियों को एक एक शाहरुख सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया। नोट, आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। अब आधुनिक भारत है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड से उत्तर चुनिए। सूची 1 विद्रोह, सूची 2 वर्ष। अहोम विद्रोह 1855-56, कोल विद्रोह 1828, संथाल विद्रोह 1921, मोपला 1831-32। इसका सही उत्तर ऑप्शन है यानी 2 4 1 3। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ, कोल 1831-32, संथाल 1855-56, मोपला 1921 ईस्वी। प्रश्न नंबर 14, चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं थे? ए एफ जी स्लाई, डी जे रीड, सी अनुग्रह नारायण, डी महात्मा गांधी। सही उत्तर ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण। चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड द्वारा एफ जी स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य में महात्मा गांधी जी, राइनी, डी जे रीड, एम.ई.एल. टेबर, एल.सी. अडामी और हरिहर प्रसाद नारायण सिंह शामिल थे। प्रश्न नंबर 15, कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी? ए बंगाल, बी बिहार, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर ऑप्शन सी पंजाब में। कुका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरलाल द्वारा 1840 ईस्वी में पंजाब में की गई थी। यह मूलतः धार्मिक आंदोलन था जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। भगत जवाहरलाल को सियान साहब के उपनाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन। इसकी व्याख्या है इस तरह, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थानीय बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। उपरोक्त घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 4 1 3 2, यानी सबसे पहला था नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928, फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। प्रश्न नंबर 18, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ए जी के गोखले, बी सी आर दास, बी
सी बीसी फाल, डी बीजी तिलक। सही उत्तर ऑप्शन बी सी आर दास। देश बंधु के उपनाम से प्रसिद्ध सी आर दास यानी चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। प्रश्न नंबर 19, ऑपरेशन रूबिकान वह कोड शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ए जेल में गांधी का आमरण अनशन, बी जयप्रकाश नारायण गतिविधियां, सी गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए जेल में गांधी का आमरण अनशन। ऑपरेशन रूबिकान शब्द का चुनाव लॉर्ड लेनिन थीगो द्वारा पुणे के आगा खान पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। प्रश्न नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1, समाचार दर्पण, राजा राम मोहन राय, मिरातुल अखबार, बीजी तिलक, केसरी महात्मा गांधी, यंग इंडिया, जेसी मार्समैन। इसकी व्याख्या देखते उत्तर दे। इसका उत्तर ऑप्शन डी यानी 4 1 2 3 यानी समाचार दर्पण, जेसी मार्समैन, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, केसरी, बीजी तिलक, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? ए मेजर जनरल शहनवाज खान, बी कर्नल प्रेम कुमार सहगल, सी कर्नल शौकत अली मलिक, डी मेजर करतार सिंह। कोई भी विकल्प सत्य नहीं क्योंकि विकल्प में उल्लेखित सभी व्यक्तियों का संबंध आजाद हिंद फौज से, किंतु आयोग ने उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर डी माना है, मेजर करतार सिंह यानी। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय। उपरोक्त घटनाओं के कालानुक्रम में विस्तृत कीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 4 2 3 1 यानी सबसे पहले आया था सांप्रदायिक अधिनियम 16 अगस्त 1932, फिर पूना समझौता 24 सितंबर 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। अब भूगोल का प्रश्न। पहला प्रश्न, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? ए भूकंप मूल, बी अधिकेंद्र, सी सीसोमाइट। उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 अभिकेंद्र। पृथ्वी की सतह प्रश्न, पृथ्वी की सतह को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया कहलाता है अधिकेंद्र। इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है, जबकि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम अधिकेंद्र से रिकॉर्ड किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, पहाड़िया, सूची 2, राज्य। गारो मेघालय, मिरी तमिलनाडु, कोल्लम कोल्लम मलाई अरुणाचल प्रदेश, डालमा झारखंड। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1 3 2 4 देखते हैं। गारो पहाड़ी मेघालय में, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लम इमलाई तमिलनाडु में, डालमा झारखंड में। प्रश्न नंबर 25, भारत में तटीय राज्यों की संख्या ए 6 बी 7 सी 8 डी 9। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 9। भारत में कुल तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 13 जिसमें 9 राज्य गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दादर नगर हवेली एवं दमन दीव है। प्रश्न नंबर 26, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? ए बिहार, झारखंड, बी झारखंड तथा बिहार से छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। उल्लेखनीय कि थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि उत्तर प्रदेश में गोंड तथा खरवार के बाद यह तीसरी बड़ी जनजाति है। संथाल एवं गोंड के बाद थारू बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रश्न नंबर 27, कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, मिट्टी की प्रजातियों से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण मृत्तिका में रंध्रांश बड़े आकार के पाए जाते हैं। नीचे दिए कोट से उत्तर चुनिए। चलिए तो कथन ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है किंतु आर असत्य। ऑप्शन डी ए असत्य है किंतु आर सत्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सत्य है किंतु आर असत्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है क्योंकि मृत्तिका में रंध्रांश रंध्राकाश छोटे आकार के लगभग 0.002 mm के होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन सत्य है जबकि कारण असत्य है।
प्रश्न नंबर 28, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। ऑप्शन ए मृतिका, फिर घात, फिर बालू, बी मृतिका बालू घात, सी बालू घात मृतिका, डी घात बालू मृतिका। सही उत्तर ऑप्शन ए मृतिका घात बालू। प्रश्नगत मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता अर्थात अवरोही क्रम इस प्रकार है: मृतिका, फिर घात, फिर बालू। उल्लेखनीय है कि मृदा की जल धारण क्षमता रंध्रांशों के आकार पर निर्भर करती है। जिनमें रंध्रांश बड़े आकार के होते हैं उनमें जल धारण क्षमता कम होती है। प्रश्न नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों को दी गई सूची 1 बांध, सूची 2 नदी। दुलहस्ती, चंबल, गांधी सागर, चिनाब, उकाई, तापी, तवा, तवा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी था, यानी दुलहस्ती चिनाब पे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुलहस्ती चिनाब नदी पे, गांधी सागर चंबल नदी पे, उकाई तापी नदी पे, तवा तवा नदी पे। तवा मध्य प्रदेश में है, उकाई गुजरात में है, गांधी सागर चंबल दुलहस्ती चिनाब। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का सबसे प्रमुख स्रोत है? टर्शियरी समूह, बी विंध्यन समूह, सी गोंडवाना समूह, डी धारवाड़ समूह। से क्रोमियम, तांबा, मैंगनीज आदि धातु धारवाड़ शैल समूह में पाई जाती है, जबकि कोयले के नीचे पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 31, चुक्किम कामाटा यानी चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध? ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी, डी मैग्नीज। सही उत्तर ऑप्शन ए तांबा। उत्तरी चिली के महत्वपूर्ण खान चुक्किम कामाटा तांबे के निष्पक्ष के लिए प्रसिद्ध। उल्लेखनीय विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। इसके पश्चात पेरू तथा चीन का जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। जनसंख्या एवं नगरीकरण, फिर माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा? ए युद्ध, बी विपत्ति, सी जन्म नियंत्रण, डी अनैतिक व्यवहार। सही उत्तर ऑप्शन सी जन्म नियंत्रण। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय प्राकृतिक जन्म नियंत्रण है। उल्लेखनीय है कि माल्थस ने जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में, जबकि जीविका उपार्जन के साधनों में समानांतर श्रेणी में वृद्धि होती है। उनके अनुसार यदि स्वयं के नैतिक नियंत्रणों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण न पाया गया तो प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा व्यापक अकाल मृत्यु होगी। उन्होंने यह निष्कर्ष भी दिया कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 35, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थान। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73%, पुरुष साक्षरता दर 80.9, स्त्री साक्षरता दर 64.6। उल्लेखनीय की अधिकतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य का अवरोही क्रम इस प्रकार है: केरल, फिर मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा। जबकि न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्यों का आरोही क्रम इस तरह सबसे पहला था बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 36, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी है? ए नागालैंड, बी केरल, सी सिक्किम, डी मणिपुर। सही उत्तर ऑप्शन ए नागालैंड। 2011 की जनगणना में नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई। उल्लेखनीय कि वर्ष 2001 से 11 की अवधि में राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड में थी, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर दादर एवं नगर हवेली में 55 से 90% तथा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर लक्षद्वीप में 6.3% थी। प्रश्न नंबर 37, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? ए मणिपुर, बी पंजाब, सी असम, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन ए मणिपुर। प्रश्नगत राज्यों की साक्षरता दर का अवरोही क्रम इस प्रकार है: मणिपुर 79.2%, पंजाब 75.8%, असम 72.20%, मध्य प्रदेश 69.30%। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल 94%, जबकि न्यूनतम साक्षरता दर बिहार 61.8% में है। प्रश्न नंबर 38, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या में प्रतिशत थी? ए 28.50, बी 31.16, सी 37.7, डी 39.20। सही उत्तर ऑप्शन बी 31.16। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2% है। उल्लेखनीय कि 2001 की जनगणना की तुलना में वर्ष 2011 में नगरीय जनसंख्या में 3.4% की वृद्धि हुई।
प्रश्न नंबर 39, भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में सर्वाधिक जनघनत्व यानी डेंसिटी 1106 बिहार में, जबकि न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश यानी 17 है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली 11,320 तथा न्यूनतम जनघनत्व अंडमान एवं निकोबार द्वीप में 46 है। प्रश्न नंबर 40, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नागरिकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 3, 4, 2 यानी कोई भी विकल्प सम्मिलित नहीं है, क्योंकि नागरिकरण अर्थात नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम इस प्रकार है। महाराष्ट्र 45.2, गुजरात 42.6, आंध्र प्रदेश 33.4, पश्चिम बंगाल 31.9, अर्थात 3, 1, 2, 4 होना चाहिए। जबकि नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम इस प्रकार है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, अर्थात विकल्प 3, 4, 2, 1 होगा। आयोग के आधिकारिक उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर बी को माना गया है। प्रश्न नंबर 41, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या व प्रतिशतता थी। ए 31.16, बी 36.48, सी 42.61, डी 49.20। सही उत्तर ऑप्शन सी 42.61। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता 42.61% थी। उल्लेखनीय कि 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान में भारत में महानगरों की संख्या 53 है। प्रश्न नंबर 42, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम थी? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2 है। राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश 10%, जबकि अधिकतम गोवा 62.2% है। जबकि जनसंख्या दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है, इसके पश्चात उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 43, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर? ए मिजोरम, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी त्रिपुरा। सही ऑप्शन ए मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर 91.3%, नगरीकरण दर 52.1% दोनों ही दृष्टि से देश के राज्यों में दूसरा स्थान है, जबकि साक्षरता की दृष्टि से केरल और नगरीकरण की दृष्टि से गोवा का प्रथम स्थान है। प्रश्न नंबर 44, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 11 तक की वृद्धि हुई। ए 11.45, बी 14.45, सी 13.45, डी 14.45। ए ऑप्शन है 11.45 सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन ए 11.45। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता दर 2001 से 11 तक 11.41% की वृद्धि हुई। उल्लेखनीय कि वर्ष 2001 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 56.27 थी, तो जो वर्ष 2011 में 11.41% वृद्धि के साथ 67.68% हो गई। प्रश्न नंबर 45, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक? ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी बरेली, डी गाजियाबाद। सही उत्तर डी गाजियाबाद। प्रश्नगत विकल्पों में जनगणना 2011 के अनुसार गाजियाबाद की साक्षरता सर्वाधिक है। उल्लेखनीय कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 77.3%, महिला 57.2%। साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जिलों का अवरोही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, गाजियाबाद। जबकि आरोही क्रम इस प्रकार है: श्रावस्ती सबसे कम, फिर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं प्रश्न नंबर 45 तक। अगला पार्ट में आएगा प्रश्न नंबर 46 से। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर स्वागत है। पहली बार आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी नया वीडियो कोई अपलोड करे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे का पार्ट प्रश्न नंबर 46 से नेक्स्ट वीडियो में आएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं।